नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आज का आपका दिन शुभ ही रहा होगा। तो क्या करिए, आज सभी लोग मॉडल पेपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे 2014 के मॉडल पेपर रखे गए हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे परम एजुकेशन के पहले ही दे दिया गया है यहाँ पे 2014 के मॉडल पेपर, ताकि आप लोग अच्छे से उसे प्रश्न को रिवीजन कर सकें। और जब आप लोगों की क्लास चल रही है तो आप लोग उसे उसी आधार पर एकदम उसी स्पीड से करते चलिएगा। तो आज ये जल्दी से सभी लोग और प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, तो एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, फिर प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। और बता दें कि जितने भी अच्छे से आप लोग प्रीवियस ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, उससे के आधार पे आप लोग एक 20 तो प्लस कर ही जाएंगे, एक 20 नहीं तो 100 तो कर ही जाएंगे, पार ही कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या करा। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, और सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि के मा सीबो, यानी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है। कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पे बच्चों का समाजीकरण किया जा रहा है सीबीएसई द्वारा, उसके प्रतिमान में क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो पहला कह रहा है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, यहाँ पे देखिए समय नष्ट कोई भी शिक्षण विधियां नहीं कराती है, तो ये हमारा गलत है पहले ही। ठीक है, दूसरा कराए वे सामूहिक यहाँ पे कार्य में सक्रिय भागीदारता, यहाँ पे भागीदारता निर्वाह करता था, सामाजिक कौशल सीखे, ये तो हमारा राइट लग रहा है। और तीसरा देखते हैं वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों, यहाँ देखिए प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आगे के कार्य को कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। चौथा करा किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे क्या करें, स्वीकार करें, उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान करें, तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। और किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रश्न पे, एकदम राइट आंसर दूसरा हमारा है। आइए व्याख्या भी देख लेते हैं इसके। अब व्याख्या इसकी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर था दूसरा था हमारा, यहाँ पे पहला हमारा ये टॉपिक्स में करा कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया गया था। और अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में जो निम्न गुण हैं वो किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं। देखिए गुण क्या है इसमें, करके सीखने पर जोर दिया जाए, हाथों पर परियोजना, अभी यहाँ पे करा अभियान सीखने का अनुभव कराया जाए। दूसरा करा एकीकृत, यानी जो भी पाठ है सभी उसको एक साथ समाहित करके, आप लोगों को पता है कि कक्षा 3 की जो आपकी पर्यावरण की जो क्लास चलती है वो एकीकृत शिक्षा पे आधारित होती है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि समस्या को सुलझाने वाले महत्वपूर्ण सोच, यानी तर्क वितर्क के वाले प्रश्नों को रखना चाहिए। और अगला करा है समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास करें। और नेक्स्ट करा है कि समझने और यहाँ पे सीखने के लक्ष्यों के रूप में दोहराव, यानी ज्ञान के लिए विरोध के रूप में करें, मतलब क्या है कि आपको कंठस्थ नहीं कराना है। और यहाँ पे लास्ट हमारा करा है सहयोगी और सहकारी अधिगम, यानी मिलजुल कर किसी भी कार्य को करें। और यहाँ पे लास्ट जो हमारा बचता है कि सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र, यानी जो भी उनको गुण सिखाया जाए वो आपके राष्ट्र के हित में हो। तो इतना आपका होना चाहिए, करके सीखना, एकीकृत होना चाहिए, शिक्षा उद्यमी होना चाहिए, और समस्या को सुलझाने वाला होना चाहिए, समूह में होना चाहिए, समझने और सीखने के दोहराने पे विरोध होना चाहिए, समझ सके बालक ऐसा होना चाहिए, जो भी रिपीट कर रहे हैं कंठस्थ करें वो नहीं होना चाहिए, सहयोग ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं दूसरा आप लोग कितने अच्छे से कर सकते हैं। और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला करा है कि सक्रिय अनुकूलन, दूसरा करा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा करा है कि संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा करा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी पहला क्या करा है कि सक्रिय अनुकूलन, दूसरा करा है पारस्परिक, तीसरा करा सांस्कृतिक निरपेक्ष, और चौथा करा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम। कहा क्या है, वाइगोस्की के अनुसार कहा है ना, सामाजिक सांस्कृतिक किसके अनुसार गया है, वाइगोस्की के अनुसार। तो किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पे सक्रिय अनुकूलन पे, दूसरा करा है पारस्परिक शिक्षण पे, तीसरा करा है कि सांस्कृतिक निरपेक्ष पे, संज्ञानात्मक, और चौथा करा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम की। तो राइट आंसर आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए, आपके कमेंट देखते हैं। जी एकदम राइट, एकदम करेक्ट जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण। जी राइट आंसर जाएगा किस पे, दूसरे पे जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके उदाहरण क्या है। सॉरी यहाँ पे उसके उदाहरण नहीं रखे गए हैं, लेकिन उसका राइट आंसर दूसरा ही था हमारा। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी शिक्षार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रहा है। मतलब कर रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक शिक्षिका है,
ठीक है। वो कक्षा में वो कहती है कि सभी प्रकार के पदार्थ यानी जो भी कार्य हैं उसको क्या करना है, सभी प्रकार को शामिल किया गया है, सभी निर्माण कर रही है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने जो प्रभाव ढंग से सीख रहे हैं, मतलब अपने अपने स्तर के अनुसार, जिसकी जितनी सीखने की शैली है उसके अनुसार सीख रहा है। तो विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता के, बिना किसी की सहायता लिए क्या कर रहे हैं, अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत कौन सा आएगा, पहला कह रहा है यहाँ पे औपचारिक, कह रहा है कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पर औपचारिक यानी पूर्व होगा, ठीक है। पूर्व औपचारिक चरण यानी 5वां सामाजिक यहाँ पे संविदा, तीसरा करा है कि पूर्व औपचारिक चरण खंड यहाँ पे करा है कि दंड परिवर्जन, और चौथा करा है कि पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तित्व और यहाँ पे नियमित। तो राइट आंसर यहाँ पे किस पे जा रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जी राइट आंसर जो तीसरे का जाएगा यहाँ पे पहला एक साथ जाएगा, ठीक है। औपचारिक चरण कानून व्यवस्था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कमेंट, इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि व्याख्या भी जानना बहुत ही जरूरी है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत युवा बचपन के 3 चरणों के भीतर नैतिक तर्क अध्ययन करता है। पहला पूर्व पारंपरिक चरण, जहां बच्चे दर्द और यहाँ पे कह रहा है कि खुशी के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, पहला क्या क्या है कि पूर्व परंपरागत, जिसमें क्या होता है बालक दर्द, खुशी और दुख व्यक्त करता है और यहाँ पे माध्यम दुनिया में अनुभव करता है। दूसरा क्या है पारस्परिक चरण, जिसमें क्या परिपक्वता का 3 साल की प्रकट करते हैं, 3 साल पे होने पर, और यहाँ पे किशोरा सही गलत को जानने के बाद करता है और माता पिता की इच्छाओं के अनुसार परिभाषित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारा लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। बता दें जो आज का आप लोगों का टारगेट रखा गया है 25 प्रश्नों का रखा गया है, याद रखिएगा 30 प्रश्न है जिसमें से 25 प्रश्न यहाँ पे आपको सही करने हैं। अब देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वतंत्र नृत्य कह रहा है कि भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित कर रही है, क्या कर रही है, पहले कह रहा है कि 14 वर्ष का है, क्या है किशोरावस्था में, किसमें है किशोरावस्था, पहले ही नजर यहाँ पे डाल लीजिए, ठीक है। किशोरावस्था में है और अपने पृथक करने क्या कर रही है, बांटने का कार्य कर रही है, बांटने का, ठीक है, बांटने का कार्य कर रही है। और यहाँ पे स्वतंत्र व्यक्ति की भावना यानी अपने द्वारा विकसित करिए, प्रयास करना चाहती है, ठीक से अपने भावों को रख रही है। तो ये किसकी विकसित करी, तो पहला करा है नियमित प्रति, यहाँ पे नियमों के प्रति घृणा की, दूसरा स्वायत्ता की, तीसरा करा है किशोरात्मक अखंडपन का, और चौथा करा है कि परिपक्वता का। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए चौथे का क्या जाएगा। जी वो अपने से खुद से करिए तो स्वायत्ता के अंतर्गत आएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है, वो खुद से अपने को वहां पे ढालने का प्रयास करिए तो स्वायत्ता यानी खुद की भावनाएं आएगी। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, उसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। 14 वर्षीय देविका एक अलग राजस्व मतलब अपने भावों को व्यक्ति के रूप में खुद की भावना विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे करने के यहाँ पे वह स्वायत्ता विकसित कर रही है, क्योंकि किशोर अवधि के दौरान स्वायत्ता की ओर प्रगति के को केंद्रित महत्व को माना जाता है, यानी केंद्रित करने को, यानी अपने को वहां पे ढालने का, यानी एकत्र करने की भावना विकसित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हमारा सही था। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्या करा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, कौन सा समुचित है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं होता है। ये देखिए कह रहा है कि कक्षा का में प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे प्रजातांत्रिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, क्या होता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली होती है जो कि होना चाहिए। दूसरा करा विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, ये तो हमारा राइट लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। करा जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। देखिए जिज्ञासा हर व्यक्ति की अंतर्निहित होता है, कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ करने की लालसा होती रहती है, तो ये गलत है। करा चौथा कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, यानी देखना चाहिए न कि सुनना चाहिए। देखिए जब निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे भी, सुनेंगे भी और उनकी कठिनाइयों को दूर भी करेंगे। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आप लोग कमेंट देखते हैं, देखिए जो सही लगे वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि जो लगेगा वही सही होगा। प्रश्न क्या कर रहा है वो सुनिए, प्रगतिशील शिक्षा की बात किया ना, तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सक्षम होना चाहिए, यानी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम। जब तक आपकी कठिनाई दूर नहीं होगी तब तक कोई भी बालक परिपक्व की ओर नहीं बढ़ सकता। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इनके जो यहाँ पे उदाहरण रखे गए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या कर रहा है हमारा, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। कह रहा है हमारा कि देवी के लिए शिक्षा, यहाँ पे देखिए जो भी मतलब लड़की का नाम था, शिक्षा केंद्रित नैतिक अनिवार्यता एक लोकतंत्रात्मक है। जैसा कि विद्यालय में समाज में लिखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय का आवश्यक है कि एक भ्रूण सामुदायिक जीवन को जीना चाहिए, यानी सभी को अपने अनुसार जीना चाहिए और उनका हर एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी भावनाओं को रख सके, ठीक है। समाज के भीतर समाज में प्रत्येक बच्चे की सदस्य को परिचय यानी प्रशिक्षण देना, यानी सभी को एक समान शिक्षा देने का दायित्व है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, और छठा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा अवबोधन में से संबंध विकार क्या है। तो पहला यहाँ पे देखिए भाषा अवबोधन, अवबोधन भी डाक जाना,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि संबंध है। पहला करा कि चालाघात, दूसरा पठन विकल्प, तीसरा करा वाक। वाक में होता बोलना, पठन में होता पढ़ना, ये भी संबंधित है। चाल में से चलने का, और यहाँ पे भाषाघात। तो यहाँ पे क्या करा है, भाषा से अवरोध है ना, यानी भाषा को पढ़ने में अवरोध है ना, तो राइट आंसर जाएगा किस पे आ जाएगा, भाषा। यहाँ पे बोलने से संबंधित नहीं कहा है, यहाँ पे भाषा की बात किया है, पढ़ने से बात नहीं किया है, भाषा अवरोध यानी बोलने की बात किया है। ठीक है, चालक यहाँ चलने की बात तो किया नहीं, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारे यहाँ पे, भाषाघात के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा की हानि है। ठीक है, अफासिया मतलब क्या है कि लांग जाना, यानी अपने अपने बातों को यानी जल्दी जल्दी कर देना, ये भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि दबाव डालना, ये भी कर सकते हैं। भाषा के उत्पन्न को समझने को प्रभावित करती है और पढ़ने का लिखने की क्षमता को यहाँ पे प्रभावित करती है। यहाँ पे अफासिया, अफासिया का मतलब होता है कि जल्दी पढ़ जाना या फिर क्या कुछ पर्सन को छोड़ देना। हमेशा मस्तिष्क की चोट के कारण होता है सामान्यतः तौर पर। जैसे क्या होता है, बोलने के समय भी आप क्या करते हैं, कोई आपके वर्ड जो होता है छूट जाता है, या फिर आप जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, या फिर उसी में लपेट जाते हैं उसी बातों पे। उसी का कह रहा है कि हर एक ये मस्तिष्क की चोट के कारण हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो अनुवंशिकता गुण था उसके कारण भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, और सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिए और लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, फिर से कर रहे हैं, एक बार लाइक तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है हमारा, यहाँ पे 7वां बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत है, कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, कौन सा है आप लोगों को पता ही है। पहला करा है कि यह शोधी, यहाँ पे करा है सुधारित नहीं है। दूसरा करा है कि विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और तीसरा करा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा करा है कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे बताइए। आलोचनात्मक की बात क्या है, जिसपे विरोध हो। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता पद्धति, देखिए एक ही क्षेत्र में नहीं करते। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो हर एक क्षेत्र में अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चाहे जैसी स्थिति हो वहां पे वो अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होगा, यही विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, सॉरी यहाँ पे दिया है, इसका उदाहरण भी दिया है। तो बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं यानी तार्किक दृष्टि संबंधित संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डन का मनोवैज्ञानिक, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया था, और कब दिया था, 1983 में दिया था, प्रतिपादन किया था। सिद्धांत के द्वारा बहुबुद्धि यानी कॉन्सेप्ट यानी जो क्लियर करना था अधिक शुद्धता में परिभाषित किया था। ठीक है, तो इससे पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं वैध माना जा सकता है। यहाँ पे पहला करा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न, यहाँ पे करा है कि भिन्न मापन के संबंध यानी डिफरेंट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि यह सभी बात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। और चौथा करा है कि यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवों अध्ययन पर आधारित है। चौथा करा है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के यानी जी नहीं आईक्यू के अनुकूल है यानी सुसंगत है। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कहा क्या है, कहा यह है कि यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया है, वैध नहीं, क्या वैध नहीं है। और कह रहा है कि क्योंकि कह रहा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में यहाँ पे भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। देखिए मापन किसी भी प्रकार से आप संभव कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के ही साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पे करा कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि प्रति यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार परंपरागत अनुभव यहाँ पे रूप में परिभाषित बुद्धि को परिभाषित बहुत संकीर्ण है। और मानव यहाँ पे करा है मानव में विद्यमान विविध प्रकार की क्षमताओं को समुचित नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि बालक की जो भी योग्यता है उसे केवल एक ही पक्ष में आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद हैं, क्या है। पहला करा कि लाभकारी नहीं है, क्योंकि करा कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद हैं, मतलब अलग अलग उनकी जो विभेदीकरण है, अलग अलग यहाँ पे उनकी जो मनोदशा है, उनकी भाषा है वो अलग अलग है। वो कैसा है, पहला करा है कि लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा करा है हानिकारक है, क्योंकि यह उसमें विद्यार्थियों को परस्पर द्वंद्व यानी द्वंद्व का मतलब होता है आपस में क्या करते हैं यानी तनावग्रस्त रहते हैं। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए हमारे यहाँ पे क्या करा, अनुयुक्त है, क्योंकि ये यहाँ पे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पर पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने और यहाँ पे अध्यापकों को प्रवृत्ति देती है। मतलब ये है कि जो भी बालक की यहाँ पे उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, वो अलग अलग से आएंगे, कहाँ आएंगे, विद्यालय में आएंगे। कहाँ आएंगे, विद्यालय में आएंगे। और विद्यालय में कौन होगा, शिक्षक होगा।
शिक्षक होगा और शिक्षक उनकी भाषाओं को क्या करेगा, एक रूप समान करके सभी में समाहित कर देगा। किसमें, सभी के साथ, यानी चर्चा की धारा सभी में बता देगा कि कौन से परख क्या है। तो संस्कृत यानी इसको क्या करना चाहिए, बालक को शिक्षक को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण पे। देखिए उदाहरण हमारा क्या है कि सामान्य रूप से छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों से निपटने के लिए 3 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले आप अनुदेशन की घटनाओं जो कि शिक्षण की प्रक्रिया के हिस्से में रूप में है, उन्हें लेने के लिए विकसित करेंगे, यानी जो भी उनकी भाषा है उसको क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्गों के बीच या कक्षाओं के भीतर समूहीकरण, समूहीकरण मतलब सबके साथ क्या करेंगे, बांटकर उनकी भाषाओं को आदान प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए, इतने लोग हैं कम से कम उतने ही लोग लाइक कर दीजिए। देखिए 10वां करा है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा। पहला करा कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का यहाँ पे करा विकेंद्रित किया जा सकता है, मतलब बांटने का, विकेंद्रीकरण में तो होता है बांटने का। और यहाँ पे दूसरा करा है विद्यालयों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सकता है। और तीसरा करा है विद्यालयों की उत्पत्ति की बेहतर यहाँ पे व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को यहाँ पे अभिप्रेरित किया जा सकता है। और चौथा करा है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान एवं भिन्न विद्यालयों को तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हुए अभिप्रेरित कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, कहा क्या है, विद्यालय आधारित जो आकलन है उसको प्रारंभ किया जा सकता था, ताकि किसके द्वारा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा 10वें का दूसरे के साथ जाएगा, विद्यालय के संपूर्ण विकास, यानी संपूर्ण विकास जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों की जो भी सीखने की गति वो सबके इसके अंतर्गत है, संपूर्ण में उसका बालक का पूरा विकास आ जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आएगा क्या क्या। देखिए संपूर्ण विकास में क्या क्या आएगा, ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि संपूर्ण विकास में क्या क्या आएगा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आएगा, शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना बदलना चाहिए बालकों के अनुसार, जैसे वो सीख सकें। दूसरा करा कि पाठ्यक्रम का प्रबंध इस प्रकार होना चाहिए, दक्षता पे समग्रता के साथ काम कर सके, यानी सभी को एक साथ सिखाया जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत पुस्तिका होना चाहिए, योजना आकलन पंजिका होना चाहिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन प्रतिपादन होना चाहिए, कार्यपत्रक पोर्टफोलियो और यहाँ पे संचयी अभिलेख होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का हमारा ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, यानी कौन सा एक अन्य से अलग है। पहला करा है कि प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, दूसरा करा है कि किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रक्रिया को लेना, तीसरा करा है कि प्रश्नोत्तरी परिचालन करना, चौथा करा है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका कमेंट जल्दी से फास्ट करिए, कमेंट आप लोगों को इसकी देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। फिर इसके बाद व्याख्या भी रखा जाएगा। जी यहाँ पे क्या कहा है, संबंध नहीं है, तो प्रश्नोत्तर संगठनों का करना चाहिए, ये तो सही है। किसी भी विषय का विद्यार्थियों के प्रतिमान को लेना चाहिए, एकदम सही है, विद्यार्थियों के साथ उस विषय को जोड़कर लेना चाहिए। प्रश्नोत्तरी क्यूज संचालित करना चाहिए जिससे कि बालक अधिक तर्क विकसित कर सके, ये भी हो सकता है। अगर ये तीनों सही है तो हमारा बचा कौन, चौथा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे। देखिए उत्तर इसका जो था चौथा था कि आत्म मूल्यांकन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य विकल्पों के लिए यहाँ पे संबंधित नहीं है, क्योंकि अन्य सभी आकलन शिक्षक स्कूल द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। मॉडल पेपर चल रहे हैं आप लोगों को 2014 के, याद रखिएगा 2014 के मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो गलत मत करिए सभी लोग। आप लोगों को पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पे टेलीग्राम, परमा एजुकेशन के टेलीग्राम पर भी पीडीएफ पहले ही मिल चुकी है। तो यहाँ पे बात करेंगे 12वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो पहला करा कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित मूल्यांकन की उपलब्धियों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। दूसरा करा है कि पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाया गया क्रिकेट सृजनशील मैच में निर्णायक लक्ष्य कौन सा था, यानी करा टर्निंग पॉइंट कौन सा था। और यहाँ पे तीसरा करा कि यहाँ पे जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाते हुए अनुप्रयोग कोई भी यहाँ पे पाक विधि लिखिए। ठीक है, यानी और यहाँ पे पाक मतलब पकवान विधि लिखिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि निर्धारित कीजिए कि किए गए मापनों में से विश्लेषण कौन सा मापन अपने उत्तम परिणामों को पाने का सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लोग मीट मछली खाते हैं ज़्यादा उन तो जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा है वहीं उसी से कि तर्क आधारित करना विशेष क्षेत्र से यहाँ पे ठीक तरह से मिला हुआ हो। तो किससे मिला जो यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा कि निर्धारित कीजिए कि किए गए मापों में से विश्लेषण यानी बांटते हुए, ठीक है, मापक अपने उत्तम परिणाम में से सबसे श्रेष्ठ में कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या कर रहा है।
किस पे जाएगा देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी है और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित उन प्रश्नों के उदाहरण हैं जो अनुसंधान परियोजनाओं को समझने और विश्लेषण के लिए किए जा सकते हैं। तो पहला करा है लोग स्थान चीजें, दूसरा करा है कि गतिविधि कार्य फ्लो, और यहाँ पे तीसरा करा है कि संदर्भ, चौथा करा है कि अर्थ जवाब, यहाँ पे जवाब, और यहाँ पे चौथा करा है कि मापन, चौथा करा है कि इसलिए विकल्प 4 सही है, मापन से संबंधित सही है, इसलिए यह एक विश्लेषण प्रकार है। विश्लेषण में होता है बांटना। देखिए इसमें आप लोगों को, स्थान को, चीजों को भी बांट सकते हैं, गतिविधियों को बांट सकते हैं, कार्य को भी बांट सकते हैं, संदर्भ को भी बांट सकते हैं, अर्थ को भी बांट सकते हैं, अर्थ और जवाब को और मापन को भी बांट सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13 प्रश्न पे देखते हैं। 13 हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि को हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षाओं को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सरल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है हमारा, आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा करा है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप उनकी रुचि विकसित कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना कर। देखिए तुलना करने की बात कर रहा है, तो तुलना करना जहां पर भी आए तुरंत काट दीजिए, बचा हमारा 3। तीसरा हमारा चौथा करा है कि इस बात पर बल, देखिए बल देने की बात करा है, इसे भी काट दीजिए, बचा हमारा पहला और यहाँ पे दूसरा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आप उनकी सरलता है तो उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें, मतलब कि आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उनमें क्या होगा, एक उत्साह उत्पन्न होगा, उनको क्या होगा, एक रुचि लेंगे तो कार्य करने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो राइट आंसर जाएगा, पहले से जाएगा। इसका व्याख्या भी देखेंगे हम लोग, क्या व्याख्या में करा है कि एक शिक्षक का वंचित वर्गों के छात्रों को संप्रेषित करने, मतलब उनको सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है सफल होने के लिए उनकी क्षमताओं में विश्वास करें, ठीक है। यानी आप कर सकते हैं, ऐसा विश्वास उनको दिलाइए। तो अब आप बात करेंगे यहाँ पे 14% पे। 14 का हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे करा है नहीं की बात किया, तो पहला करा आत्मविमोह, दूसरा करा है परमस्तिक भात, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पर अभिघातज तनाव, और यहाँ पे चौथा करा है कि न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा जी। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या करा है हमारा। यहाँ पे करा विकासात्मक विकार शारीरिक, शिक्षा, भाषा, व्यवहार या क्षेत्रों में से एक हानिकारक का समूह है, जिसमें यहाँ पे बच्चे के विकास से संबंधित एक आम चिंता विकासात्मक देरी है, जिसमें महत्वपूर्ण विकासात्मक यहाँ पे माइल स्टोज के लिए एक, यानी जो है स्टोरेज, यानी जो भी सीख रहे हैं वो ठीक से सीख नहीं सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो इससे संबंधित है कि बालक को अच्छे से उनकी जो स्वायत्ता है उसको यहाँ पे प्रधानता दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का ये करा बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुत आकलन तकनीकें पर यहाँ पे करा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रखता है। क्या कहा है, बहुशिक्षण यानी अलग अलग प्रकार के शिक्षण और शास्त्रीय तकनीक, ठीक है, उसका प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला यहाँ पे करा है कि सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, दूसरा करा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा करा विभेदित, चौथा करा है पारस्परिक शिक्षण। तो राइट आंसर 15 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। निम्नलिखित में किससे संबंध क्या कहा है, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री स्वरूप निम्नलिखित में से किससे, सार्वभौमिक हो नहीं सकता, उपचारात्मक हो नहीं सकता। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे विभेदी अनुदेशन, ठीक है, विभेदित अनुदेशन के साथ जाएगा। क्या कह रहा है ये, आइए देख लेते हैं इसके बारे में जी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर उदाहरण नहीं रखा जाता तो आपके साथ थोड़ा सा क्या होता, कठिनाई होता कि आप सोचते कि कैसे प्रश्नों को बता रहे हैं, लेकिन उदाहरण है तो ये जानिए कि एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, हमारे देश में विभिन्न स्तर एवं श्रेणियों के विद्यालय मौजूद है, जिसमें उनमें से उपलब्ध शिक्षा अनुभवों में भारी फर्क है, जिससे समाज में असमानताओं को कम करने की कोई मदद नहीं मिलती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली द्वारा सृजन असमान हाशिए पर स्थित बच्चे के बहिष्करण का कारण बनती है। हमारी शिक्षा प्रक्रिया समावेशी के बजाय बहिष्करण के बढ़ावा देती है। मतलब क्या है कि शिक्षा को जो भी देखिए, एक देखने का नजरिया होता है, अगर आपका नजरिया सही है तो आप क्या करेंगे, सभी को समाहित करेंगे। अगर देखने का नजरिया नहीं है तो आप करेंगे कि ये वंचित वर्ग से, इसे हम शिक्षा नहीं देंगे। तो ये नजरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं। 16 का क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है। याद रखेगा 2014 के मॉडल पेपर कर रहे हैं आप लोग, तो इतना तो घबराहट नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से करते हुए चलिए, ठीक है, अच्छे से करते हुए चलिए। और देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, करा पहला वे अन्यों की भी कुशल प्रभावी बताते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे दूसरा करा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, यानी अन्य लोगों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी
निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही हो उसका महत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा जी, राइट आंसर 16 का जाएगा यहाँ पे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर पे कि प्रतिभाशाली, यहाँ पे गिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, यानी क्या है कि उतार चढ़ाव, ठीक है। बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं जबकि वे कुछ कमजोरियों से भी पीड़ित होते हैं। इनमें से एक उच्च संवेदनशीलता है जिसके कारण भी प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा में निम्न ग्रेड प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है हाइपर, क्या होता है हाइपर। यहाँ पे देखिए कल की क्लास में जैसे ही वहाँ पे गुड़िया जी हाइपर हो गई थी, ठीक है, कि ये नहीं होगा ये होगा, कैसे बता दिए, कैसे नहीं बताना था, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, होता है, सभी लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है, हम भी सीखते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जितने लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ बताते चलते हैं, सबसे त्रुटियां होती हैं। तो हाइपर नहीं होना है आप लोगों को, क्या करना है उसे समझना। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि इसका ये होगा, ठीक है। ये ना कहिए कि आप इग्नोर करें, ये करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो हमें, ठीक है। देखिए शिक्षक का एक कर्तव्य होता है, अगर प्रश्न को नहीं आ रहा है तो आप उसे समझिए, समझने के बाद अगले क्लास में उससे प्रस्तुत करिए और तुरंत ही झूठी वहाँ पे मत बताइए ताकि उसे समझ में ना आए। तो हमारा गलत हो गया तो हम उसे रखेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं 17 का क्या करा है। 17 का बहुत अच्छा प्रश्न है कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस पे केंद्रित होता है, विशिष्ट क्षेत्र श्रेणी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण में। दूसरा करा है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, केवल शब्द दिया है, तो आप तुरंत इसे क्या काटिए, ठीक है, ठीक है, इसे तुरंत काटिए। बचा हमारा 3, संपूर्ण कक्षा की विकसित निर्योग्यता बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना। देखिए संपूर्ण कक्षा में जो निर्योग्य बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करना नहीं कर सकते हैं आप समावेशी में। सभी बालक कक्षा में क्या होते हैं, समावेशी बालक नहीं होते हैं। और यहाँ पे तीसरा का चौथा करा है कि विद्यालय में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता। यहाँ पे बात किया है विद्यालय में समावेशी कक्षा से बात किया है, मुख्यतः केंद्रित होनी चाहिए। तो किससे केंद्रित होनी चाहिए, हमारा 17 का राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। किससे, पहले विशिष्ट श्रेणी वाले जिनको आवश्यकता है समावेशन के लिए, उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना जिससे कि बालक सीख सके। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे जी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग यहाँ पे रखा गया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। शिक्षा में समावेशन के व्यक्ति यहाँ पे दार्शनिक आधार की कौन सा है, पहला करा प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीख सके, अभिप्रेरित होता है। दूसरा करा बच्चे के सीखने के तौर पर तरीकों पर विविधता होती है, जैसे अनुभव के माध्यम से चीजों को करने का प्रयोग करने का, चर्चा करके, प्रश्न पूछकर, सुनने और चिंतन करने के अभिव्यक्ति प्रदर्शित करके। और तीसरा करा है बच्चों को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर देके। ये देखिए अवसर जहाँ पर हो तुरंत करिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चों को सिखाने में पूर्व सीखने सिखाने की तैयार करना। और यहाँ पे पांचवा करा है कि बच्चा प्रत्येक तथ्य याद करते हुए कर सकता है परंतु उसकी तथ्यों पर अवधारणा विचारों को उसके विशेष के साथ बिठा पाता है, यानी उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। थोड़ा सा और रह गया उसे देख लीजिए आप। यहाँ पे छठा करा कि सीखने की प्रक्रिया न केवल विद्यालय के वर्ण विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है। जो सीखना होता है अधिगम वो विद्यालय में भी होता है अधिगम का कार्य, और यहाँ पे विद्यालय के बाहर भी होता है। तो याद रखिएगा। सातवां करा सीखना किसी भी माध्यम से बगैर भी संभव हो सकता है, यानी क्या है कि आप बिना उद्देश्य के भी सीख सकते हैं। और फिर आठवां करा शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक भाषाई पृष्ठभूमि के प्रति आदर, यानी जो भी बालक आ रहे हैं जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनको सम्मान देना उनकी भाषा को। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। देखिए 18 का क्या करा, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। तो पहला करा व्यवहार, यहाँ पे करा इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सभी आईक्यू नहीं है, उनकी सभी सीखने की आईक्यू से अलग है। 18 का हमारा देखिए 18 का क्या करा है, कक्षा 18 का बी करा है कि कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल बिठाएं। देखिए अभिभावक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षक के साथ तालमेल होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, शिक्षक के साथ होना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत। अब देखिए यहाँ पे चौथा, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेते हो। देखिए गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा आपको, इसलिए राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना। देखिए ज्ञान जो होता है अर्जित होता है, कहीं भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर जो दिए गए हैं उसकी व्याख्या उसको देख लीजिए कि पहला हमारा सही था, बच्चों में निहित निरस्तता का कारण है कि वे इस बात को मान लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। ये भी निरस्तता का कारण होता है कि आप मान लेते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप सीखेंगे नहीं, आप कहेंगे जाने दो छोड़ो दो, यही होता है निरस्तता का कारण। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। देखिए 19 का प्रश्न क्या करा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो वो अभिभावकों को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है कि क्या दिया जा सकता है, यानी कोई विद्यार्थी है या फिर कोई छात्र है वो यहाँ पे निम्नतम, ठीक है, लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती, तो अभिभावक को क्या करना चाहिए, वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा कराए मोबाइल फोन प्रचलित कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल का पर रोक लगा दे।
तीसरा करा है जो भी भली भांति शिक्षा नहीं है ले पा रहे हैं उनकी जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करना। चौथा करा कि घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर 19 का क्या होगा। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी जो निम्न स्तर पे कार्य कर रहे हैं उन्हें अध्यापक के साथ संगति में रहना। प्रश्न पूछना चाहिए कि ये इसका क्या हो सकता है, जवाब क्या हो सकता है, ऐसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापक को भी इसमें योगदान निभाना चाहिए। तो राइट आंसर 19 का पहले जाएगा। एक छात्र लगातार स्कूल में कम ग्रेड प्राप्त कर रहा है तो उसके माता पिता को शिक्षक के साथ प्राप्त प्रगति के बारे में बात करके छात्र की मदद करनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20वें प्रश्न पे 10 प्रश्न और रह गए हैं और आप लोगों को उत्तर भी कल के रखे गए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे 20वां के निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, यानी समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। पहला करा है अंतर्दृष्टि, दूसरा मानसिक पर यहाँ पे प्रारूपता, तीसरा करा है कि मोर्चाबंदी, तीसरा चौथा करा है कि निर्धारण। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। मानसिक प्रारूपता भी समस्या समाधान प्रस्तुत करता है। अगर आप चिंतन में हैं तो आप समस्या को समाधान जल्दी नहीं कर पाते। मोर्चाबंदी, आपको रोक दिया जाए तब भी। निर्धारण यानी आपकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है तब भी आपको समस्या समाधान हो सकती है, समस्या हो सकता है, समस्या समाधान को बाधित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अंतर्दृष्टि यानी खुद की विचार। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले एक साथ जाएगा। 20वें का आइए देख लेते हैं, इसका केवल अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बढ़ाती है, अन्य एक दिशा में दिमाग को निश्चित करते हैं और समस्या समाधान को रोकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। देखिए 21 का क्या करा है, एक शिक्षिका पाठ को यहाँ पे पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, मतलब वह क्या कर रही है। तो पहला यहाँ पे करा है वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है। दूसरा करा है कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को यहाँ पे पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। चौथा करा है कि वह आकलन को दृष्टिकोण में पाठ्यपुस्तक के महत्व को पूर्ण वर्णन कर रही है। चौथा करा है कि वह शिक्षार्थियों को साम्य धारण यहाँ पे साम्य धारण अनुकूल स्मरण करने के प्रेरित कर रही है। तो राइट आंसर 21 का क्या जाएगा, जी राइट आंसर 21 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। थोड़ा सा पानी दीजिए। जी चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे 21 का। जी 21 का यहाँ पे देखिए क्या करा है, 21 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 21 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। वह बच्चों की पाठ समझने की यहाँ पे स्वशैली यानी स्वतः ही सीखने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। 21 का उदाहरण देखना, तो आइए देख लेते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को पहले के यानी पाठ में पद को पाठ से नए पाठ को जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखा रही है और करके यहाँ पे ऐसा करने के बच्चों को यहाँ पे शैली विकसित कर रही है, मतलब स्वतः ही सीखने की शैली विकसित कर रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22 का क्या कर रहा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह यहाँ पे बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे समान प्रकार की त्रुटियां कर रहे हैं। कह रहा है कि एक भाषा है अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, दूसरा बच्चा है उसकी मातृभाषा जो द्वितीय भाषा है उसकी भाषा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई बालक हिंदी जानता है, ठीक है, और एक बच्चा अंग्रेजी जान रहा है। ठीक है, एक बालक जो है अंग्रेजी में जो हिंदी है हिंदी में ही मातृभाषा में सीख रहा है और दूसरा बालक अंग्रेजी वाला है वो क्या कर रहा है, हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि अधिकाधिक सामान्यकरण, दूसरा करा है सरलीकरण, तीसरा करा है कि विकासात्मक, चौथा करा है कि अत्यधिक यहाँ पे संशुद्धता। तो राइट आंसर यहाँ पे 22 का क्या जाएगा, जी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा अधिकाधिक सामान्यकरण। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर इसका क्या कर रहा है कि अधिकाधिक सामान्यकरण त्रुटि एक विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षार्थी के बीच आम है जो अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं और जो विद्यार्थी दूसरी भाषा के रूप में ही एक भाषा को सीखता है। ये त्रुटियां तब होती हैं जब स्पीकर उन मामलों में व्याकरणिक नियमों लागू करता है, यानी बालक तब ये देखिए त्रुटियां करता है जब आपके ऊपर नियम लगा दिया जाए। जैसे हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग बोलना सीखते हैं, लेकिन हिंदी का प्रयोग उस समय बालक कठिन हो जाएगा जब व्याकरण का प्रयोग होगा, यानी एक नियम से चलने के लिए विद्यार्थी शिक्षक कहेगा तब आप हिंदी में कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन आप हिंदी हमेशा बोलते हैं, यानी ये नियम दोनों लोगों के ऊपर लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का प्रश्न देखिए कह रहा है कि शिक्षार्थी परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित को स्पष्ट करता है। मतलब जब परीक्षा आती है आप एक तनाव में हो जाते हैं तो ये किससे संबंधित स्पष्ट करती है। संज्ञान भावना, यहाँ पे करा है कि तनाव विलोपन, तीसरा करा है निष्पत्ति चिंता, चौथा करा है कि संज्ञान प्रतियोगिता। तो राइट आंसर यहाँ पे 23 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। जी इसका भी राइट आंसर पहले के साथ ही जाएगा, संज्ञान भावना। ठीक है, संज्ञान भावना यानी सीख लेना और भावनाएं अपने व्यक्त करता है। ठीक है, उसकी भावनाएं होता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तनाव में हो सकता है। ठीक है,
उत्तर इसका क्या दिया है, व्याख्या की अनुभूति, स्मृति, ध्यान, भाषा, समस्या को हल करने और योजना के रूप में प्रक्रिया को दर्शाता है। तनाव परीक्षण में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह तथ्य निष्पत्ति और भावना को संबंध दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर गया था हमारा पहले। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पे, देखते हैं 24 का क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्ति प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है हमारा कि यह एक उपासनक उपाय है ताकि लोग अपने आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा करा ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। और यहाँ पे तीसरा करा विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श देता है। चौथा करा यह कार्य केवल अनुभव कुशल पे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, केवल शब्द दिया है यहाँ पे तो गलत है, याद रखिएगा। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु अपने अच्छा स्वाभाविक परामर्श। देखिए विकल्प को चुनने के लिए परामर्श नहीं, उनको उद्देश्य होना चाहिए, तो ये भी गलत है। एक यहाँ पे करा ये एक उपासक उपाय है, तो ये भी गलत है। उपासक नहीं होता, ये आपकी संपूर्ण विकासात्मक कार्य करती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगी, ठीक है। खोज परख होनी चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए जोड़ी एवं समूह कार्य का उपयोग करें ताकि आप समग्र कक्षा चर्चाओं में हर एक को शामिल कर सके, यानी सभी को समाहित करके आपको शिक्षा देना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। देखिए 25 प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील यहाँ पे रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, यानी सीखने में उसके कम प्रेरक होगा कौन सा। तो पहला यहाँ पे कराया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पा सके। दूसरा कराया अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक स्नेह एवं सहयोग संबंध विकसित करें। तीसरा करा कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसमें वो प्रफुल्लित है, यानी उसमें वो क्या है पूर्णतः सीख चुका है। और यहाँ पे चौथा करा कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति के संबंध में साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसमें सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो राइट आंसर यहाँ पे 25 का क्या जाएगा जी, 25 का भी राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले से यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पा सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 25 का पहला ही जाएगा। आइए इसके उत्तर भी देख लेते हैं। आज के डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्याख्या भी रखा गया है कि छात्रवृत्ति पाने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेना छात्र को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है, ताकि जबकि किसी भी विषय वस्तु को केवल वो पूर्ण जानकारी रखता है और सबसे संबंधित क्रियाकलाप को सही से सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे पहले। 26वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 26 का देख लेते हैं क्या करा है। देखिए 26 का करा है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि अपने यहाँ पे करा बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा, स्किनर, मास्लो, पियाजे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 26 का जी। 26 का राइट आंसर जो जाएगा मास्लो के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, मास्लो के साथ जाएगा। ये देख लेते हैं इनके क्या है मतलब। छात्रों में अभिव्यक्ति विकास के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ये मास्लो का संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे जी। 3 प्रश्न और लगे हैं, फिर इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना उत्तर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा कि आज का स्कोर जो आपका रखा गया है 25 प्लस रखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे पहला करा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। और यहाँ पे दूसरा करा है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ाना व सहायता देना। और तीसरा करा है कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। और यहाँ पे चौथा करा है कि कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ाना। तो 27 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। क्या कहा है यहाँ पे कि तत्व कक्षा में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, यानी सीखने में सहायक हो सकता है। क्या है, पहला यहाँ पे कहा है कि प्रेरित करने के लिए परीक्षणों, यहाँ पे परीक्षण की बात किया है जी, परीक्षण की बात किया है जो कि हमारा गलत है। अब बात कर रहा है कि बी का अध्यापकों द्वारा बच्चों को सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। तो यही देखिए राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, बढ़ावा देना, ताकि वो अवसर देंगे तो वो बालक अच्छे से सीख सकता है। तो 27 का राइट आंसर दूसरा होगा। यहाँ पे इसका जो आंसर है, यहाँ पे व्याख्या है उसको देख लेते हैं कि यदि शिक्षक किसी छात्र को अपनी बात कहने, प्रश्न पूछने और आंकलन करने की स्वायत्ता प्रदान करता है तो वह छात्र बिना डरे और यहाँ पे बिना किसी हिचकिच के अधिगम कर सकता है, जो उसके शैक्षिक ही नहीं संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पे उपयुक्त होगा। स्वायत्ता प्रदान करना शिक्षक के हाथ में है, परंतु अनुशासन कायम रखना शिक्षक की कार्य नहीं है। यानी आप अनुशासन नहीं बना सकते जब तक बालक खुद से नहीं सीख सकता। और यहाँ पे बालक की स्वायत्ता को प्रोत्साहन करना, उनको क्या करना अवसर प्रदान करना।
28वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 28 का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि परिपक्व विद्यार्थी क्या है। कह रहा है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। और दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेना। तीसरा करा है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं को सहायता देना। और चौथा करा है कि कठिन परिस्थितियों में ही अध्ययन में विचलित नहीं होना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 28 का, जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता करता है, ठीक है, करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ये देख लेते हैं इसका तीसरा क्या करा कि परिपक्व छात्र आमतौर पर सबसे अच्छे छात्र होते हैं। वे 18 साल के बच्चों की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ता से प्रेरित होते हैं, यानी अच्छे से सीखते हैं। यह सोचने की कि वह वर्ग को याद करने के लिए यह एक व्यावसायिक खतरा है, क्योंकि आप त्रिशंकु मतलब 3 विचार रखते हैं, यानी अलग अलग विचार रखते हैं। चूंकि परिपक्व छात्र आत्मविश्वास की कमी से यहाँ पे पीड़ित हो सकता है, यानी जो बालक सीखा हुआ है अगर आप उसे प्रोत्साहन नहीं देंगे तो यानी सीखने में कठिनाई कर सकता है, ठीक है, अनुभव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। देखिए 29 का प्रश्न कह रहा है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार कह रहा है कि आया छात्र, यहाँ पे बच्चा मुक्त रूप से यहाँ पे चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है, नहीं करता, अपितु उसके कंधे पर गर्दन की जो पेशियां हैं तन जाती हैं। उसके साथ व्यवहारिकता प्रदर्शन क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। मतलब देखिए कह रहा है कि जब पूर्व विद्यालय में पहली कक्षा में, ठीक है, पहली बार आता है, मतलब शिशु में आप कह सकते हैं, जो शिशु होता है आपकी मतलब जो विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी जो आपकी कह सकते हैं कि जो विद्यालय में शुरू होने से पहले आपकी कौन सी विद्यालय होती है, 1 2 3 में, ठीक है, 1 2 3 में आता है बालक, तो क्या करता है वो क्या करता है, आंगनबाड़ी में जब बालक रहता है, याद रखिएगा, आंगनबाड़ी में याद आ गया, आंगनबाड़ी में जब बालक रहता है बहुत ही रोक कर व्यक्त करता है। लेकिन जब एक ही कक्षा में पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो अपनी भावनाओं को क्या करता है, गुस्से में चिल्ला कर न कहकर क्या करता है, तो कंधे या गर्दन की मांसपेशियों में तन जाती है जब वो गुस्सा में बोलता है, ठीक है, यानी तब ये परिवर्तन सैद्धांतिक हो सकता है। किसका आधार हो सकता है, पहला करा है कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है, दूसरा का विकास निरंतरीय होता है, और चौथा करा है अलग अलग लोगों में यहाँ पे विकास भी भिन्न रूप से होती है। चौथा करा है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा आपका, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होती है, ये नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। पूछा क्या है, यहाँ पे कहा कि गर्दन और पेशियों में तन जाती है, ठीक है। तो विकास और वृद्धि क्या होती है आपकी, क्या होती है, वृद्धि आपकी शारीरिक होती है, अब विकास जो होती है मानसिक होती है। तो यहाँ पे क्या है, गर्दन और पेशियां तन जाती हैं, तो ये किससे जाएगा, विभेदीकरण से जाएगा, न कि यहाँ पे जाएगा अलग अलग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। उत्तर देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। यहाँ पे देखिए विभेद और एकीकरण शास्त्रीय यहाँ पे विकासात्मक सिद्धांतों के भीतर बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो था हमारा पे चौथा था, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला करा आनुवंशिकता यहाँ पे बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयुक्तात्मक को प्रभावित करता है। दूसरा करा है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहनों का होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। चौथा करा है विद्यालयीकरण का बुद्धि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, कहाँ देंगे इसका राइट आंसर, कमेंट में देंगे। और सही सभी लोग उत्तर दीजिएगा, और जितने लोग उत्तर देंगे उन्हीं लोगों का उत्तर दिया जाएगा, कल की क्लास में रखा जाएगा। क्योंकि कल देखिए जितने लोगों ने उत्तर दिया था उन्हीं लोगों का उत्तर रखा गया है। तो बता दें कल के एक पर्सन था उसका भी डाउट रखा गया है, तो उसको भी आप लोग को सही बता दे रहे हैं कि कौन सा गलत हमसे हुआ था। तो तीसरे का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। और उससे पहले बता दें, जी यहाँ पे देखिए उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमार्थ क्वेश्चन चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ सबसे अहम बात है कि बेल आइकन का बटन दबा लें। जैसे ही बेल आइकन आप बटन दबाएंगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जो भी क्लास आपके समक्ष उपस्थित होगी लाइव, ठीक है। तो अब की बार सीटेट तो पास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मॉडल पेपर हम लोग आज 2014 के सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। चलिए देख लेते हैं आपके जो कल के जो डाउट था प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखिए छठे का डाउट था, यहाँ पे गुड़िया जी का डाउट था, भी सही भी था, गलत भी हमारा हुआ था, हमने चौथे में माना है यहाँ पे बच्चे के शौकीन। और यहाँ पे देखिए पूछा क्या था, नहीं की बात किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि बच्चों के अधिक को सुगम बनाने के लिए कह रहा है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है, पहला आपका राइट था, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का पहला था, हमारा ही गलत था, ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाता है। लेकिन आप लोगों के कल के 26 के जो उत्तर आए हैं उसको देख लेते हैं। 26 का क्या था? 26 का देखिए अधिकतर लोगों का गलत है। ठीक है, क्या गलत है अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 26 का ये करा कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं करती। मतलब कोई लड़की है वो कोई भी समस्या अपने आप नहीं कर सकती। ठीक है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, फिर भी वह एक वयस्क यानी अपने से बड़ी, ये पुष्पा है और ये बड़ा आदमी है। ठीक है, वो क्या कर रही है? उससे सहारा ले रही है। क्या कर रही है? मार्गदर्शन की उपस्थिति करिए तो उनसे सहारा लिए तभी तो कर रही है। तो समीपस्थ सभी लोगों ने मारा है, ये आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सहारा। ठीक है, राइट आंसर सहारा के साथ जाएगा। और देख लेते हैं कितने लोगों का सहारा आया है, क्योंकि आप लोगों को कल की बहुत ही गलत हुआ है। और कितने लोगों का गलत हुआ है अपना जरा उत्तर भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एस के सिंघल जी का है, नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और यहाँ पे महेंद्र यादव जी का है 26 का 2, जो कि तीसरा होगा सहारा। क्या होगा? सहारा होगा, समीपस्थ नहीं होगा। ठीक है, आपका गलत पहले ही। अब देखते हैं वैष्णो जी का भी यहाँ पे देखिए समीपस्थ आया, जो कि गलत है। सहारा होगा, क्या होगा? सहारा होगा। इसी प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, सहारा है। ठीक है, और विनीता जी का सी आया है, एकदम राइट आंसर इनका देखिए आया एकदम सहारा देना, एकदम राइट आंसर है। क्योंकि वो बालक क्या कर रहा है? दूसरे से क्या कर रहा है? सीख ले रहा है, उससे प्रेरणा ले रहा है, तो अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो विनीता जी का भी आ गया। आरती असम कला, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए सरिता जी का दूसरा है, जो कि गलत है। सरिता जी का भी आज गलत हो गया है, इनका भी गलत नहीं होता है। पिंकी जी का भी देखिए दूसरा है, इनका भी गलत हो गया है, जबकि इनका भी गलत नहीं होता है। महेंद्र जी का यहाँ पे दूसरा है, जो कि गलत है। आर्यन साहू जी का भी दूसरा है, जो कि गलत है। राधा जी का भी दूसरा है, गलत है। पूजा जी का भी दूसरा है, एकदम गलत है। टेक्निकल जी का भी दूसरा है। देखिए टेक्निकल ट्यूटोरियल जी का, ये कहते हैं बहुत ही क्लास जो थी आपकी होती है वो बहुत ही इजी होती है, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे 26 का गलत हो गया। अब बताइए इजी था या फिर कठिन था? ठीक है, तो तीसरा होगा सहारा देना। ठीक है, यहाँ पे गुरुजी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का यहाँ पे नाइस क्लास, थैंक यू। आरती जी का यहाँ पे देखिए, इनका देखिए सही होता है, ये लिख कर ही हमेशा देते हैं आरती जी। संजय जी हमेशा लिख कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सहारा देना होता है, क्योंकि दूसरे से प्राप्त कर रहा है ना। कमलेश जी, गुरु जी को कोटि प्रणाम, बहुत ही अच्छा जी, थैंक यू कमलेश गंगवार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी का नाइस क्लास, थैंक यू। आरती जी का तीसरा। और यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया है, सर जी पेपर में सब सही होना चाहिए। देखिए सब सही होगा, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं गलती होगा, सबसे गलती होता है। कोई भी टीचर हो, ठीक है, कभी ना कभी गलतियां कर देता है। आपको कमेंट कर दिया गया था कि उसका हमारा पहला ही सही होगा, चौथा हमारा गलत था। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? और इसका आंसर तो आप लोग देंगे। ठीक है, इस 23 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कल के उत्तर आप लोगों के नाम के साथ बताए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता, बनावट, गोद लिए गए बच्चे, अनुभव मस्तिष्क, या फिर विद्यालयीकरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा कौन सा सही होगा? कमेंट में दीजिएगा। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट में अपना उत्तर, राय और विचार जरूर दीजिए कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, 2015 मॉडल चला जाए या फिर 2016 के। तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही क्लास चलाई जाएगी, या फिर आप लोगों के नोट्स बनवा दिया जाए मैराथन के। तो जो भी चलाना है क्लास आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैराथन चलाई जाए। यहाँ पे मैराथन आप लोगों के चलेंगे, अगर हो सकता है आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग चाहें तो कोहल वर्ग, जिन प्याजे, वाईगोस्की पे मैराथन क्लास चला दिया जाएगा, अगर आप लोग चाहें तब। तो अपनी मत जरूर दीजिएगा, और तीसरे का आंसर भी दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।